वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज फिर हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, राम माधव जी। पहले भी हमने राम माधव जी से बात की थी, उनकी हिंदुत्व पर किताब पर बड़ी दिलचस्प चर्चा हुई थी और बहुत दर्शकों ने उसको पसंद किया था। आज राम माधव जी से बात होगी उनकी नई किताब पार्टीशन फ्रीडम पर। उस पर डिस्कशन मैं समझता हूँ बहुत अहम है। बहुत लोगों ने मुझे लिखा है कि राम माधव जी को दोबारा से आमंत्रित करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। मुझे मालूम है देश विदेश में यात्राएं और संगठन का कार्य, और फिर ये जो लिखने के लिए आपके पास समय होता है। मैं पहला प्रश्न यही पूछता हूँ कि ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है इतना लिखने की? कब आप रिसर्च कर लेते हैं कि हर वीक कई ऑपेड आ रहे हैं, साल में 2 किताबें आ जा रही हैं? हम लोग जो एकेडमिया में हैं उनको तो बहुत कुछ आपसे सीखना है। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। सरस्वती माता की कृपा है। मैं जरूर पढ़ता हूँ, जब भी समय मिलता है तो मैं जरूर पढ़ते रहता हूँ। और आजकल आप जानते हैं, पढ़ने के लिए वी डोंट हैव टू डिपेंड ओनली ऑन बुक्स। आजकल आपके मोबाइल में भी काफी कुछ आप पढ़ सकते हैं। आप आईपैड में, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। तो मैं जब भी समय मिलता है पढ़ते रहता हूँ, इसलिए मुझे काफी इंफॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं। फिर लिखने में भी मेरी थोड़ी गति है, तो हफ्ते में एक पीस लिखने का कोशिश करता हूँ। नहीं, 2-2 आ जाते हैं आपके अक्सर। जनरली आई राइट वन पीस पर वीक। मेरा रेगुलर कॉलम एक्सप्रेस में है, उसके अलावा मैं एक पीस कोशिश करता हूँ। यस सर। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो पुस्तक का शीर्षक आपने चुना, पार्टीशन फ्रीडम, और फिर आपने कहा कि ये स्वतंत्रता सेनानियों की रिस्पेक्ट में आप इसे बार्गेन फ्रीडम नहीं कह रहे, क्योंकि चाहे कुछ गलतियां हो गई हों, लेकिन कोई किसी का बुरा इंटेंशन या इरादा नहीं था। पर सर, ऑब्जेक्टिवली बताइए, क्या वास्तव में जल्दी सत्ता पाने के लिए कहीं बार्गेन ही को एक्सेप्ट कर लिया गया? इतनी जल्दी क्या थी? अगर विभाजन कुछ देर से होता और देश का बंटवारा ना होता, और जिसे आपने कहा कि ये सिर्फ एक देश का बंटवारा नहीं था, ये पूरी एक कल्चर का और एक सिविलाइजेशन का और दिलों का बंटवारा। जी, एक्चुअली जी, जो लास्ट फेज पार्टीशन का था उस समय, आज यानी कभी कभी ये तो रिट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग है। हम उस समय की परिस्थिति में हम थे नहीं। आज एक रिट्रोस्पेक्टिवली हम ये बातें कर रहे हैं, इसलिए ये केवल एक तर्क के रूप में ही लेना चाहिए, एकेडमिक डिस्कशन के रूप में ही लेना चाहिए। बट जरूर उस समय के नेतागण, विशेषकर नेहरू की एक जल्दबाजी थी। नेहरू ने बाद में कन्फेस भी किया था कि हमारी ये स्थिति थी कि अब वी डिसाइडेड दैट वी कैन नॉट हैंडल जिन्ना एनीमोर। ये संभव नहीं है उनको संभालना। इससे अच्छा है कि पार्टीशन हम स्वीकार कर ले। पर एक माउंटबेटन ने एक अजीब सी बात लिखी है। बोथ नेहरू एंड इवन आई थिंक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी, वन ऑफ देम, बोथ टेल माउंटबेटन दैट अब दे दीजिए, जल्दी ये लोग वापस आ जाएंगे। यानी उस समय पार्टीशन को स्वीकार करना यानी जिन्ना का जिद है। अब ये जिन्ना और कुछ मानेगा नहीं, इसलिए हम स्वीकार कर ले। ये जहां जल्दबाजी थी या थोड़ा देश को एकदम कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में सोचने की मनोवृत्ति थी, वही ये भी एक आशा थी कि शायद ये लंबा नहीं रहेगा। ये माउंटबेटन ने स्वयं रिकॉर्ड किया कि भाई ये लंबा नहीं चलेगा। ये बात स्वयं नेहरू ने और कृपलानी या राजेंद्र बाबू, उन दोनों में किसी ने माउंटबेटन से कहा है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो शायद बहुत लाइटली ले लिया पार्टीशन को, क्योंकि कांग्रेस तैयार नहीं था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उपद्रव होने वाला था जी जी, विषय को लेकर। मैं उस पे आऊंगा, आपने उस पे बड़ा अच्छा लिखा है। पर ये बताइए, ये जो इतना लंबा चल गया, क्योंकि आपने ये बात कही माउंटबेटन से, कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद ने कही, आर्टिफिशियल है पार्टीशन, विभाजन बिल्कुल गलत हुआ। कोई भी राष्ट्र, देश जो है वो धर्म के नाम पे नहीं बनता, और वो तो टूट गया 25 साल में ही। तो पूरी जो टू नेशन थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं विफल हुई और गलत साबित हुई। तो फिर वो जो एक सपना है अखंड भारत का, उसको पाने में
समय बहुत लग रहा है। देखिए, पार्टीशन के वो निर्णय के संदर्भ में जो त्रुटियां हुई थी, गलतियां हुई थी, वो बहुत भारी थी, छोटे नहीं थे। पार्टीशन एज ए डिसीजन जल्दबाजी में कर लिए है। बट देखिए, एक तो धर्म के आधार पर आप राज बनाना चाहते थे, आप एक अलग देश बनाना चाहते थे, जिसको स्वयं वो समाज के आधे लोग नहीं मान रहे थे। जी, मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। एक बात है। दूसरा मैं बात कहता हूं, उससे आगे जाकर आप मान ही लिया, मान लीजिए, चलो आपने डिसाइड कर लिया कि धर्म के नाम पर बांटना है, तो पूरा बंटवारा क्यों नहीं किया धर्म के नाम पर? फिर जो बंटवारे के पक्षधर थे वो हिंदुस्तान में रह गए, जिन्होंने वोट आपने लिखा है को दिया वो हिंदुस्तान में रह गए, जो नहीं दिया वोट वो पाकिस्तान बन गए। और आप ऐसा बंटवारा क्यों किया? करना है तो अम्बेडकर ने कहा कि यार जब मान ही रहे हो तो पूरा कर लो ना, हिंदू इधर आ जाए, मुसलमान वहां चला जाए, सिख हिंदू इधर भारत में हो जाए। वो भी हमने नहीं माना। पार्टीशन का प्रिंसिपल को एक पक्ष माना नहीं था, एक पक्ष माना था, फिर पार्टीशन किया हमने। तो जो किया था वो एक तार्किक ढंग से भी नहीं किया, उसी का परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। जी, सही कह आपने। आपने बिल्कुल सही आखिर के चैप्टर्स में लिखा है कि जिन राज्यों ने वोट किया मुस्लिम लीग के विरुद्ध, वो राज्य जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, और जिन्होंने भारत के फेवर में किया वो उधर चले गए, और मुस्लिम लीग का इस तरीके से बिल्कुल इर्रेशनल बंटवारा हुआ। सर, आपने पहले चैप्टर में एक बड़ा छोटा शब्द लिखा है, वो तो पूरी किताब जो है उस एक शब्द में समा सकती है, बिल्कुल गागर में अगर भर दिया कि nobody wanted partition but nobody stood up। तो अब आपके हिसाब से सर, ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस आपने कहा है। आपने नाजी जेनोसाइड से कंपेयर किया है, गांधी जी का लिखा आपने कि खुशी नहीं मनाई 15 अगस्त को, दिल्ली में नहीं रहे। आपने कोट किया कि गांधी जी ने कहा कि मेरे टुकड़े करो, देश के मत करो, मेरी डेड बॉडी पे पार्टीशन होगा। नेहरू ने फंटास्टिक नॉनसेंस कहा पार्टीशन को। पटेल ने कहा कि तलवार से तलवार भिड़ेगी। सावरकर भी विरुद्ध थे, मगर कोई भी क्यों नहीं उस मुस्तैदी से खड़ा हुआ जैसे होना चाहिए? तो सबसे बड़ी त्रासदी वही थी। मेरा किताब दो विभाजनों के बीच का इतिहास का किताब है। एक विभाजन हुआ 1905 में, जिससे मैंने शुरू किया था कि 1905 में एक प्रोविंस, भारत का सबसे बड़ा प्रोविंस बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया। उस समय भी मकसद यही था कि नेशनलिस्ट आंदोलन को कमजोर करने के लिए क्या करना है, हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करो। तो वो षड्यंत्र से पहले बंगाल में प्रयोग हुआ, पर पूरा देश खड़ा हुआ उसके खिलाफ। इनफैक्ट अंग्रेजों ने लंदन को जो खत भेजा उसमें लिखा इस पार्टीशन से ज्यादा बंगाली नाराज होगा। पर नाराज केवल बंगाली नहीं हुआ, पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। जो हम इतिहास में कहते वंदे मातरम आंदोलन है, वो वंदे मातरम आंदोलन पूरे देश में चला एक प्रोविंस के पार्टीशन के खिलाफ। पर वो क्या हो गया कि 35 साल बाद, यानी वो जब बंगाल का पार्टीशन की बात आती है तो 5-6 साल बाद 1911 में क्या आना पड़ा, वो पार्टीशन को निरस्त करना पड़ा, एनल करना पड़ा। वेराज 35 साल बाद पूरा देश बढ़ रहा था तो कोई खड़े नहीं हुए। जो घटनाक्रम उस बीच का था, जिसकी चर्चा मैंने मेरी किताब भी की थी, वो ऐसे मुकाम पर हमको पहुंचा कि जिन्ना के जिद के सामने उसके खिलाफ कोई खड़े होने को तैयार नहीं थे। मैं एक बात बोलता हूं, आपने गांधी जी के उस बयान की जिक्र की थी कि विविसेक्ट मी बिफोर विविसेक्टिंग दिस नेशन, ये गांधी जी ने कहा था 1940 में, जब जिन्ना ने मुस्लिम लीग के द्वारा 2 नेशन का प्रस्ताव पारित कराया था लाहौर में। तो गांधी जी का रिएक्शन था कि पहले मुझे बांटना होगा, मेरे शरीर को तोड़ना, खंड विखंड करना होगा, तब देश बटेगा। पर जब 47 में विभाजन माना गया तो गांधी जी से पूछा गया कि आपका वो बयान का क्या होता है। तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि भाई जब 1940 में मैंने वो बात कही थी, मैं उस समय के देश के मूड का रिफ्लेक्ट किया था। उस समय देश का मूड ये था कि नहीं, ये देश बटेगा नहीं। पर आज मैं जब इस विभाजन को स्वीकार कर रहा हूं, मानकर चलो आज देश का मूड ऐसा है, कोई भी संघर्ष करने के लिए आज तैयार नहीं है विभाजन के खिलाफ, इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों वो स्थिति आई, वही चर्चा मैंने मेरी किताब में किया था। जी, आपने लोहिया का जिक्र किया, जो उनकी किताब है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जिसमें 7 कारण उन्होंने दिए हैं।
और पहले उन्होंने जो कारण दिए हैं उसमें उन्होंने ब्रिटिश को इल्जाम दिया और फिर कांग्रेस को नंबर 6 पर मुस्लिम लीग को लिखा है और हम सबको भी ब्लेम किया है कि हमारे अंदर वो लड़ने का जज्बा नहीं था कि हम एक जन आंदोलन उसके विरुद्ध खड़ा करते। आपकी नजर में कौन है रियली गिल्टी? अगर किसी व्यक्ति को, वैसे 3-4 प्रिंसिपल नेम्स तो आपने किताब में दिए हैं कि साहब जिन्ना है और नेहरू हैं और पटेल हैं, ये सब लोग थे, गांधी जी हैं, लेकिन ये कि आपको लगता है कि कोई अगर पिन पॉइंट करना हो तो किसको किया जाए? मेरा बिल्कुल इरादा ये नहीं है कि इसके लिए किसी को एक को दोषी ठहरा दे और एक उनके ऊपर ब्लेम डाले, फिर एक ब्लेम गेम चलाए, उसका कोई राजनीतिक फायदा उठाए। ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इस किताब का मकसद इतना ही है कि इतिहास में जब हम जाते हैं ना, तो हम वर्तमान के चक्षु से नहीं देखना चाहिए, वर्तमान के प्रिज्म से उसको नहीं देखना चाहिए, उस समय के प्रिज्म से ही उसको देखना पड़ता है। मेरा प्रयास इतना ही था कि उस समय के प्रिज्म से देखकर उसमें क्या सीख सकते हैं, इतना सीखना है। ये बात सही है, लोहिया ने मुख्य रूप से तीन लोगों को इन्होंने पिन पॉइंट किया था, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश। अलग ऑर्डर में कांग्रेस, ब्रिटिश और मुस्लिम लीग, इस ऑर्डर में उन्होंने इन तीनों को दोषी पाया। मेरा उद्देश्य ये था, मेरा किताब का उद्देश्य ये था कि जो घटनाक्रम हुई थी उसमें जब कुछ त्रुटियां होती गई, उसका अंततोगत्वा परिणाम ये निकला। उदाहरण के लिए, जिस कांग्रेस को हम दोष दे सकते थे, उस कांग्रेस का वर्किंग कमेटी हो या उनके और सदस्य हो, डटकर खड़े थे जून 3 प्लान के खिलाफ। नेहरू और पटेल पर कूद पड़ने वाले थे कि तुम लोगों ने कैसे मान लिया पार्टीशन को, ये पूछने के लिए 15 जुलाई को 1947 15 जुलाई को दिल्ली में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग होता है, बड़ा मीटिंग, उसमें कांग्रेस के सभी नेता इतने नाराज होकर वहां पहुंचते हैं। इन तीन लोग जो जून 3 प्लान के लिए साक्षी थे, नेहरू, पटेल, कृपलानी, तीनों को कटघरे में खड़ा करने के लिए, तो उसका वर्णन मैंने किया, खान अब्दुल गफ्फार का जिक्र किया। पर अंत में गांधी जी इंटरवीन करते हैं, गांधी जी भी कहते हैं कि भाई मैं भी नहीं चाहता हूं, पर क्या करें, हमने एक परिस्थिति में स्वीकार किया, इसलिए दोष किसको दे। अंत में जो निर्णय हुआ था, वो निर्णय के जो साक्षी थे वो जल्दबाजी नहीं करते, प्रतीक्षा करते। लेकिन मौलाना आजाद ने सर वोट नहीं दिया, देखिए उसके लिए। बिल्कुल कई और आपने ये बात बहुत साफ लिखी है कि सबसे बड़ी इसमें त्रासदी ये हुई कि नेशनलिस्ट मुस्लिम्स जो थे, जिनमें उलेमा भी शामिल थे, क्योंकि उलेमा पार्टीशन के विरुद्ध थे, तो उनको अबंडन कर दिया, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान के फूट फूट के रोने का जिक्र किया। बिल्कुल सही है। उस समय एक सेक्शन मुस्लिम्स का सेक्शन था जो जिन्ना के साथ नहीं थी। वो जिन्ना के साथ 1937 में जब पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, उस समय भी नहीं थे। उस समय ये जिन्ना ने स्वयं कन्फेस किया कि मैं पंजाब में प्रवेश तक नहीं कर पा रहा हूं। आपने लिखा है कि एंटर करने की अनुमति नहीं मिल रही थी। और जो नॉर्थ का आपने एग्जाम्पल दिया है। हाँ, NWFP में उनका प्रवेश नहीं था, सिंध में नहीं था, बंगाल में नहीं थी, कहीं भी उनका कोई बोलबाला नहीं था। 5% वोट मिले थे सिर्फ, केवल 5% मुस्लिम वोट मिला था, मुस्लिम वोट बहुत कम मिला था उनको। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग थी, यानी बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम लीग के खिलाफ था, विभाजन के भी खिलाफ था। उनके मन में जरूर पीड़ा जरूर थी। बट मैंने एक लेटर का भी जिक्र किया, जो एक मुस्लिम लीडर गांधी जी को लेटर लिखते हैं कि आप गुजराती पक्षपाती है, आप इसलिए आपका फेलो गुजराती है जिन्ना, इसलिए आप उनको पैम्पर कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, फिर आप हमारे तरफ अनदेखी कर रहे हैं। तो आपका क्या विचार है कि क्या हबीबुर रहमान की बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, देखिए, ये हर गुजराती सॉलिडेरिटी में तो देश का विभाजन नहीं हुआ है, आप बिल्कुल नहीं है। मैं एक बात तो मैं आज देखिए, मैंने पार्टीशन पर पहली किताब 1990 में लिखी थी जी, तेलुगु में लिखी थी। मैं बहुत यंग था उस समय, मेरा 25 साल की आयु थी उस समय। मैंने जितना मेरा अध्ययन था उस पर लिखा था, तो उसमें मैंने गांधी जी को नंबर 1 कल्प्रिट के रूप में पेश किया था। पर आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 30 साल बाद मैंने और अध्ययन किया तो मेरे ध्यान में आता है कि गांधी ने भी अंत तक पार्टीशन रोकने का ही प्रयास किया था।
उनका इतना प्रयास था कि माउंटबेटन के यानी जून 3 प्लान पर नेहरू और पटेल, कृपलानी उसको स्वीकार करने के बाद गांधी माउंटबेटन के पास जाके कहते हैं कि ऐसा है, देश को मत तोड़िए, चाहिए तो जिन्ना को कहिए कि पूरा देश ले ले, पूरा देश के प्रधानमंत्री बन जाए। माउंटबेटन चौंकते हैं। माउंटबेटन कहते हैं कि देखिए, मैं ये नहीं पूछूंगा कि नेहरू इसको मानेगा क्या, उनको मालूम था कि नेहरू मानेगा नहीं इसके लिए, बट फिर भी मैं पूछता हूं कि जिन्ना क्या कहेगा। गांधी 1 मिनट मौन रहकर एक बात कहते हैं कि देखिए, मैं जानता हूं गांधी कहेगा कि ये, जिन्ना कहेगा कि ये दुष्ट गांधी का षड्यंत्र है, वैली गांधी ये कहेगा, ये गांधी स्वयं कहते हैं माउंटबेटन को। जी जी। पर गांधी के मन में था कि देश बंटना नहीं चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण गांधी कहते हैं, गांधी का कहने का वो कोई जिद्दी इस बात की नहीं थी कि देश कैसे पाकिस्तान हो जाएगा, भूमि नुकसान होगी, वो नहीं। उनका प्रिंसिपल था कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, अलग नहीं। गांधी बार बार कहते थे कि हम अलग कैसे हैं, आप कैसे इस प्रिंसिपल को स्वीकार करोगे। सर ये बताइए, आपने शुरू में किताब में लिखा है और बीडी सावरकर को आपने कोट किया कि 1857 में उन्होंने लिखा बहादुर शाह जफर को कि वो इलेक्टेड राजा है देश के और उनको दिल से मुबारकबाद पहुंचे। तो जब इतना प्रेम था, कोई बहादुर शाह जफर को विदेशी नहीं कह रहा था, अंग्रेजों को विदेशी कहा जा रहा था, तो एक 50 साल में ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम इलीट ने ये डेपुटेशन हुआ, वो डेपुटेशन बुलाया खुद वायसराय नहीं था और इनकरेज किया इन फ्यूडल मुस्लिम्स को कि ये इस तरीके की डिमांड रखें और मुस्लिम लीग बनी। तो वो जो एक शताब्दियों से भाईचारा था, उसको चाहे विदेशियों ने तोड़ा हो, इतनी जल्दी कैसे तोड़ दिया? फैजल साहब, मैं इस इतिहास को थोड़ा भिन्न रूप से देखता हूं। इस्लाम का मिडीवियल कालखंड भारत में हिंदू मुस्लिम संघर्ष का ही कालखंड रहा है, उससे उसको हम लिपापोती नहीं कर सकते हैं। औरंगजेब के समय तक कुछ अपवाद छोड़कर, दारा शिकोह का एक पीरियड था, वो अपवाद छोड़कर, या अकबर का कुछ समय था वो छोड़कर, लगभग बाकी समय हिंदू मुस्लिम संघर्ष का ही कालखंड रहा। पर क्या हुआ, केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया में 14th, 15th, 16th सेंचुरी के बाद कुल मिलाकर, विशेषकर 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में जब यूरोप में रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, उस कालखंड के बाद इस्लाम के ऊपर लिबरल आइडियाज का प्रभाव शुरू हुआ था। वो भारत में भी शुरू हुआ था। इनफैक्ट इसका एक बहुत बड़ा साक्ष्य आपको 1871 या 1891 का ब्रिटिश सेंसस में मिलता है। ब्रिटिश सेंसस में ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड किया 1891 मेरे ख्याल से कि बंगाल, जो जहां सबसे अधिक इंडियंस बंगाल में रहते थे, उसमें मुसलमानों की संख्या अधिक रहती थी। तो सेंसस में ब्रिटिशर्स ने नोटिस किया, बहुत सारे मुसलमान दिवाली मनाते थे, छठ पूजा करते थे। तो अंग्रेजों ने लिखा कि इनको मुस्लिम लिखना है कि हिंदू लिखना है, ये प्रश्न था। तो क्योंकि एक सिंक्रेटिक माहौल निर्माण हुआ, उसी समय था भारत में सूफी संप्रदाय बढ़ा था, जो एक मुस्लिम समाज में भी एक लिबरल एटीट्यूड बढ़ा था। तो देखिए, निजामुद्दीन औलिया वगैरह तो 13th सेंचुरी में आ गए, पहले से थे, उसका प्रभाव जो बढ़ा था, मैं वो कह रहा था। बट बीच में औरंगजेब भी था, जो एकदम कट्टर इस्लाम का ये प्रसार कर रहा था। वैसे मुस्लिम दुनिया में भी तो इब्न सीना था, जो एकदम लिबरल था। एवरोस था, एकदम रेशनल थिंकर था। वो 12-13वीं सदी की जब आप कह रहे हैं। बट कुल मिलाकर भारत के अंदर, मेरा जितना अध्ययन है उसने मैं गलत भी हो सकता हूं, बट वो जो लिबरल स्ट्रीक था, वो औरंगजेब के बाद भारत में जरूर निर्माण हो रहा था। पर ऐसे में जो मैंने मेरे किताब में ये बात भी लिखी थी, अहले हदीस जैसे आंदोलन जो शुरू हुए थे भारत में, वहाबिज्म को लिखा, वहाबिज्म जो आया था, उसके साथ साथ अंग्रेजों ने इसको यूज करने का प्रयास प्रारंभ किया था 1857 के बाद। 1858 में जब भारत को अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत लाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर, तब उन्होंने तय किया कि भाई भारत के अंदर इनको तोड़ना पड़ेगा। ये तो मैंने मेरे लेटेस्ट आर्टिकल में जिक्र भी किया था, मुंबई का जो उस समय का गवर्नर था उसने लिखा था कि भाई ये तोड़ना पड़ेगा इन दोनों को। उसमें सैयद अहमद खान पहले मिल गए। सैयद अहमद खान पहले व्यक्ति थे जो बार बार फिर कहने लगे मुसलमानों का कब अलग हो, हम साथ थे बट अलग होना पड़ेगा। तो वहां से फिर हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई थी आगा खान के माध्यम से, आगा खान III के माध्यम से। लेकिन सर, आपने ये कहा कि
36 में भी और 46 में भी मुस्लिम लीग को आम मुसलमानों की सपोर्ट नहीं मिली। तो ये राजा महाराजा थे, देखिए मुगल पीरियड भी लें सर, तो उसमें भी राजपूत और मुगलों की जो दोनों एलीट थे ये मिलकर राज कर रहे थे। तो बेसिकली तो मुगल एम्पायर पूरी तरह कोई इस्लामिक राष्ट्र तो नहीं था, नहीं उसमें तो फैजल ये साहब, ऐसा राजपूतों का बहुत बड़ा हिस्सा था, उसमें सत्ता ऐसा में है भागीदारी थी उनकी। नहीं, ये बात भी हम याद रखें ना। आम मुसलमान क्या चाहता था ना हम कह सकते ना आप कह सकते। इसका कारण क्या था? उस समय एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। 37 की बात आप कह रहे हैं। उस समय इलेक्ट्रेट बहुत छोटा था। यही लोग थे जो पढ़े लिखे संपन्न वर्ग के। इसका मतलब तो ये हुआ कि पढ़े लिखे लोगों की भी सपोर्ट नहीं थी मुस्लिम लीग को। अब वो बस बिल्कुल ये बात सही है। तो पॉलिटिकल मुसलमान जो एजुकेटेड मुसलमानों में भी एक सेक्शन साथ में नहीं था ना। वही कह रहा हूं ना, 1937 में जो सरकारें बनी थी, सिंध में एंटी जिन्ना सरकार बनी थी। NWFP भारत के आजादी तक भी तो एंटी जिन्ना रही। बंगाल में एंटी जिन्ना सरकार थी, फजलुल हक की सरकार बनी थी। तो जिन्ना के पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े होने वाला एक मुस्लिम नेतृत्व था। क्या कांग्रेस उनको साथ लेकर चल सकती थी? चल सकती थी। हुआ क्या था, 1939 में कांग्रेस अपने राज्यों को छोड़ दिया था। 37 में आपने लिखा है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो इन्होंने रिजाइन किया। हाँ, एक रोमांटिक आइडियोलॉजी में जाकर कांग्रेस ने रिजाइन किया। फिर जाकर ये जो लोग थे जो सत्ता में रहना चाहते थे, बाकी मुस्लिम पार्टियां, वो ग्रेविटेट होने लगी मुस्लिम लीग की तरफ। तो वो गलती तो कांग्रेस की ही थी। स्ट्रैटेजिक ब्लंडर जो था वो ब्लंडर एक चीज बड़ी अच्छी लिखी है उसमें, मैं सोचता हूँ उसमें तो पूरी किताब शायद लिखी जा सकती है, कि जब ये सारा चल रहा था और अपीजमेंट के आगे एक तरह का सरेंडर हो रहा था, तो आपने ये लिखा कि उस वक्त करना ये चाहिए था कि कांग्रेस में और ज्यादा मुसलमानों को शामिल करते, खासतौर से नेशनलिस्ट मुस्लिम्स को और ज्यादा स्पेस देते। तो सर अगर ये स्ट्रेटजी होती तो आपको लगता है चेंज हो सकता था? या जैसे आज सर बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी में मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता, तो अगर टिकट दिया जाए तो उससे एक आपको लगता है कि चेंज आएगा पूरे परसेप्शन? उस समय की बात मैं जरूर कहूंगा कि 37 इलेक्शंस के समय नेहरू का विशेष प्रयास रहा कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को कांग्रेस के पक्ष में लाए, क्योंकि 37 वाज द फर्स्ट इलेक्शन व्हेन सेपरेट इलेक्टरेट्स वर पुट टू टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कांग्रेस का बड़ा प्रयास रहा। नेहरू कैंपेन विशेष रूप से साल भर घूमे मुसलमानों को कांग्रेस के अंदर लाने के लिए। उसके कुछ जो भी फायदा भी हुआ था, जैसे आपने कहा, बहुत कम वोट मुस्लिम लीग को मिला और बहुत अच्छे संख्या में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नॉन मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स जीत कर आ गए थे। कांग्रेस का ज्यादा नहीं मिला, बट बहुत अन्य पार्टियों के लोग आ गए थे। बट समहाउ 38 में फिर से जिन्ना को कोर्ट करना शुरू कर दिया कांग्रेस लीडरशिप ने। स्वयं गांधी जी शुरू किए। जी, सेपरेट इलेक्टोरेट का जिक्र किया, तो क्या आप किताब में भी लिखा है आपने कि क्या आप समझते हैं कि बुनियादी गलती 1909 में हुई? सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या कह सकते हैं कि उसने विभाजन की बुनियाद रखी? जो 1905 वाला जो माहौल देश में था, इसके चलते 1911 में बंगाल का विभाजन को निरस्त करना पड़ा अंग्रेजों को। उस माहौल को नष्ट करने में पहला कदम सेपरेट इलेक्टोरेट्स था। बिल्कुल सही। या अब दूसरा क्या, पहला अगर मुस्लिम लीग निर्माण फर्स्ट स्टेप थी, तो सेकंड स्टेप सेपरेट इलेक्टोरेट्स को स्वीकार करना था। स्वीकार कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने एक बड़ा विचित्र सा स्टैंड लिया कि उन्होंने कहा वी नेदर सपोर्ट देम नॉर अपोज देम। अब इसका क्या तर्क होता है पता नहीं। वो स्टैंड कांग्रेस ने लिया था क्योंकि तब तक ये दिमाग में बैठ गया कि भाई मुस्लिम लीग को साथ लेना पड़ेगा। अगर सर मैं चाहता हूँ व्यूअर्स को जरा सा आप ये बताएं कि कैसे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन से मुस्लिम लीग वेटेड रिप्रेजेंटेशन पे चली गई और उस चीज ने पूरे माहौल को बिगाड़ दिया। तो वो जिन्ना का जब से प्रभाव का मुस्लिम लीग के अंदर बढ़ा था विशेषकर, फिर जिन्ना ने ये लाइन लिया कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो मुसलमान माइनॉरिटी रहेगा। ये जिन्ना का स्पष्ट स्टैंड था कि तो उससे तो हमको फायदा नहीं होगा, इसलिए हमको 50% रिप्रेजेंटेशन चाहिए।
बट ये तो बड़ी इरेशनल डिमांड है। इरेशनल है। उनका आर्गुमेंट यह था कि हम इस देश के ऊपर रूलर्स थे, हमसे आपने हमारे सरकार को आपने लिया। बट ये तो डेमोक्रेटिक आर्गुमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में ये बात करता था और एक लॉयर था, उससे ये बात एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप अपने जो प्रोपोर्शन है उससे ज्यादा डिमांड करें। इसलिए नेहरू ने कहा ना, दिस इज ए फैंटास्टिक नॉनसेंस, ये तो पागलपन है, इस प्रकार बात हो ही नहीं सकती। बट जिन्ना का इरादा स्पष्ट था कि किसी प्रकार समझौता नहीं चाहिए हमको। लास्ट तक वही उसी मुद्दे पर रहा, और ने जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उसमें शामिल होने से मना कर दिया। बहुत दबाव डाल के उनको इंटरिम गवर्नमेंट में लाना पड़ा। सर ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम राइट है और या हिंदू राइट, ये भी डिफरेंट समय पे कभी ना कभी इन्होंने अंग्रेजों से लॉयल्टी को स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रिफर किया? सिंध और बंगाल में सरकारें बनी, आपने तो बहुत सफाई से उस प्रैग्मेटिक अलायंस का विरोध किया है, मैं तो आपको सलाम करता हूं उस पर कि आपने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सरकारों का कोई उसमें समर्थन नहीं किया अपनी किताब में। तो आपको लगता है कि ये दोनों जो राइटिस्ट व्यूज थे, ये उतना स्वतंत्रता आंदोलन को जितना कंसिस्टेंटली सपोर्ट करना चाहिए था उतना नहीं किया? अब इसलिए मैं कहता हूं कि इतिहास में शायद हम आज के लेंस से इतिहास को देखना नहीं चाहिए। 1940 में जो मुस्लिम लीग का वो जो एक रिजोल्यूशन था कि हमको अलग देश चाहिए, मुसलमान को अलग, वी आर टू डिफरेंट नेशन, हमको चाहिए, उसको जितना गंभीरता से लेना चाहिए था सबको, शायद हमने नहीं लिया। फिर शायद सबको लग रहा होगा कि ये तो फालतू की बात, जैसे मैंने कहा ना, सबने लाइटली ले लिया। गांधी ने कहा कि मुझे टुकड़ा करने के बाद ही देश टुकड़ा होगा, लाइटली ले लिया शायद हम सबने। उसी में जिसने मुस्लिम लीग का प्रस्ताव रखा था 1940 लाहौर सम्मेलन, फजलुल हक ने, वो फजलुल हक को जिन्ना से झगड़ा हुआ, फिर वो लीग को छोड़ा, हिंदू महासभा के साथ मिलकर सरकार बना दिया। पर उस समय हमने ये आग्रह किया क्या कि भाई तुम फिर टू नेशन थ्योरी का विरोध करो, वो भी हमने आग्रह नहीं किया। सबने सोचा कि ये जिन्ना की फालतू के ये बातें हैं, कोई नहीं मानेगा, ऐसा हमने लाइटली शायद ले ली। इसलिए प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में हम सब चले गए। आप तो मुस्लिम हिंदू महासभा की कह रहे हैं, सिंध में जिन्ना के खिलाफ के सरकार को गिराने में मुस्लिम लीग को कांग्रेस से मदद मिली। कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन्होंने सहयोग दिया तो एंटी जिन्ना सरकार को गिरा के मुस्लिम लीग सरकार लाने में। तो लेकिन सर इतना बड़ा हमारा देश और एक आदमी के पागलपन से इतना बड़ा काम हो गया कि देश के टुकड़े हो गए। मतलब जो लीडरशिप थी सर, वो एडुकेटेड थी, कमिटेड थी, वो सब के सब मिलके एक आदमी का सॉल्यूशन नहीं कर पाई, ये बात समझ में नहीं आ। एक आदमी, इसलिए मैं कह रहा हूं फिर से, ऑफ कोर्स जिन्ना एक बड़ा प्लेयर थे, बट सो वाज गांधी। एक बड़ा प्लेयर थे। जिन्ना का अगर देश को तोड़ने का जिद था, गांधी को नहीं तोड़ने का भी जिद था। दोनों जिद होते हुए भी फाइनली निर्णय जिन्ना के पक्ष में हो गया। उसके आपने सर जो जिन्ना का चैप्टर लिखा है उसमें बड़ी प्रशंसा की है जिन्ना की, आपने तमाम चीजें आपने के साथ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी लिखा, आपने लिखा कि खिलाफत आंदोलन के विरोध में वॉकआउट किया, आपने 6-7 पॉइंट उनके बारे में शुरू में सब लिखे हैं। तो नहीं फैजन साहब, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, मैंने उस चैप्टर में तारीफ बिल्कुल नहीं किया, उल्टा ये बाद में जाके आपने जिन्ना मैं उल्टा इस पे ये लिखा, जिन्ना के बारे में सरोजनी नायडू जैसे लोग ये कहते थे कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रतिनिधि है, और जिन्ना स्वयं अपने बारे में कहते थे कि मैं लीग का, मुस्लिम लीग, मैं मुस्लिम गोखले हूं, ये कहते थे। वो गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे, तो खुद के कहते थे मैं मुस्लिम गोखले हूं। पर उस चैप्टर में मैंने ये भी लिखा, ये सब कहते हुए भी, मुस्लिम लीग का विरोध करते हुए भी, जिन्ना डे 1 से मुस्लिम पॉलिटिक्स करते थे। जो पहले लिखा है कि उनकी बस ये ख्वाहिश थी कि आपने आयशा जलाल को भी कोट किया कि मुसलमानों का सोल स्पोक्समैन उन्हें माना जाए। हाँ नहीं, फर्स्ट मीटिंग में कांग्रेस में जब आए थे
जिन्ना 1906 में, उसमें जो उन्होंने चैंपियन किया रेजोल्यूशन था वो मुसलमानों का रेजोल्यूशन था, वो कांग्रेस का रेजोल्यूशन नहीं था, है ना, देश का रेजोल्यूशन है। वो हमेशा मुस्लिम पॉलिटिक्स को चैंपियन करते थे, बस वो इतना नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग आगे बढ़े, वो खुद सोल स्पोक्समैन बने, ऐसा जैसा तो आपने सर आपने ये लिखा है कि जो मुस्लिम डेपुटेशन आगा खां की अध्यक्षता में गया उसका विरोध किया और लिखा कि इन सज्जनों को किसने अधिकार दिया मुसलमानों के बारे में बात करने का। 1919 के सेपरेट इलेक्टोरेट को, जिसको आप भी और मैं भी मानते हैं कि वो शायद मील का पत्थर साबित हुआ देश के विभाजन में, उसका विरोध किया। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग भी बहुत लेट ज्वाइन की, बल्कि आपने कोट किया है कि उन्होंने लिखा कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां हिंदुओं की मेजॉरिटी हो, मुसलमानों की मेजॉरिटी हो, हिंदू उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो वो आदमी जिसके बारे में इतनी पॉजिटिविटी थी और वो कोई रिलीजियस फेनेटिक नहीं था, वो फेनेटिक बन गया और वो इस तरीके की एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स करने लगा। तो इस सारे मामले में आपको लगता है कि क्या सिर्फ बस वही मामला था कि जब पहली बार वो स्पीच देने खड़े हुए तो उन्होंने स्पीच अंग्रेजी में दी और गांधी जी ने कहा गुजराती में बोलो, वो तब से झगड़ा यहाँ तक चला गया कि इतना घटियापन दिखाया गया कि गांधी जी के 75वें जन्मदिन पे आइंस्टीन तक की मुबारकबाद आई और जिन्ना ने विश तक नहीं किया। मतलब वो कर्टसीज जिसका वो हमेशा वो अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था, तो वो कर्टसीज कहाँ चली गई? जिन्ना का साइकोलॉजी का एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा आपने जैसा जिक्र किया 1909 का जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का निर्णय था ब्रिटिश का, उसको उन्होंने जमकर विरोध किया, पर 1910 में एक मुस्लिम इलेक्टोरेट से ही जीत कर भी आ गया, उसी इलेक्टोरेट को यूज करके फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहुंच गया। तो जिन्ना मुस्लिम पॉलिटिक्स के माध्यम से बड़ा बनना चाहता था। हुआ क्या है, उस प्रक्रिया में वो मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस के पास लाया। 1916 में जब कांग्रेस मुस्लिम लीग की एक ज्वाइंट सम्मेलन हुई थी लखनऊ में, उसमें बड़ा रोल जिन्ना का भी रहा। बट गांधी के एंट्री के बाद क्या हुआ, गांधी और मुस्लिम लीडर्स को आगे बढ़ाने लगे, विशेषकर अली ब्रदर्स जिसको कहते हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली। उनको जब गांधी आगे बढ़ाने लगे तो 1920 में जिन्ना ने गांधी को कहा कि आप गलत लोगों को आगे बढ़ा रहे हो, मुझे नहीं बढ़ा रहे हो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो 1920 में वो छोड़कर चले गए। इसीलिए आयशा जलाल का आपने जो कहा ना सोल स्पोक्समैन, वो उनकी बिल्कुल इच्छा वही थी कि मैं अकेले रहूं और कोई नहीं रहना है। ये जो मानसिकता है वो जाकर अंत में जिन्ना का वो जीत का कारण बना और विभाजन का भी कारण बना। ये आपने अच्छा वो लिखा कि वो गांधी जी को तो उन्होंने महात्मा एक बार कई बार कह दिया, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली को मौलाना नहीं कहा, और मौलाना शौकत अली जो है ऑलमोस्ट असॉल्ट करने माइक पे पहुंच गए और जिन्ना को वॉकआउट करना पड़ा कांग्रेस से। सर क्या आपको लगता है, और आपसे बेहतर कौन हिंदू राइट को समझ सकता है, कि ये जो खिलाफत मूवमेंट चला और फिर गांधी जी उसके अध्यक्ष हो गए, कि उसमें भी कहीं कांग्रेस से और कांग्रेस से ज्यादा देश के मुसलमानों से गलती हुई कि भारत से इतनी दूर कोई डेवलपमेंट हो रहा है और उस डेवलपमेंट में अरब देशों में वो रिएक्शन नहीं जो भारत में रिएक्शन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगा कि क्या इंडिया में जो हिंदू राइट था उसे लगा कि ये पैन इस्लामिज्म इंडिया में आ जाएगा और उसके नतीजे में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है वो बढ़ चढ़कर सामने आई, जिस तरीके से उसमें कहा गया कि कहीं क्या ये खिलाफत मूवमेंट का रिएक्शन था? मैं ये जानना चाहूँ। खिलाफत आंदोलन बहुत बड़ी भूल थी आजादी के आंदोलन में। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ब्लंडर में इसलिए कह के छोड़ रहा हूं क्योंकि इट वॉज कमिटेड बाय बोथ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। इट वॉज नॉट जस्ट द मुस्लिम लीग विच हैड कमिटेड दैट ब्लंडर, कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गया। पर आप क्योंकि हिंदू राइट की बात कह रहे हैं, उस समय तो हिंदू राइट हिंदू लेफ्ट की एक कल्पना नहीं थी। कांग्रेस के अंदर बड़ा वर्ग खिलाफत के आंदोलन के खिलाफ था। गांधी जी को खुलकर सब लोगों ने अपना विरोध जताया था। मालवीय वगैरह ने भी अपोज किया था उसे, मदन मोहन मालवीय।
मदन मोहन मालवीय, अनिबिसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष थी 1917 में। मेन बात इवन जिन्ना भी जो कह रहे थे कि एक स्वतंत्रता का आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो एक धार्मिक चीज में क्यों बोले, ये है प्रिंसिपल स्टैंड। जिन्ना भी उसके विरोध कर रहे थे, 1919 में जिन्ना का भी विरोध था। बट कांग्रेस के अंदर जो जिनको आज हम कह सकते हैं हिंदू राइट इन कांग्रेस, वो जो लोग थे वो सब इसके विरोध में थे। इन सबके विरोध के बावजूद गांधी उस आंदोलन के निर्णय में कांग्रेस को खींच पाए। उसका सबसे बड़ा कारण था कि कुछ जो टॉप लीडरशिप था उस समय का वो धीरे धीरे सीन से गायब हुआ था। फिरोज शाह मेहता चले गए, डेथ हो गई, तिलक अपना वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ आंदोलन, उनका केस था लंदन केस में। तो इंडिया में गांधी जी के सामने खड़ा होने वाला स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी, स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो गांधी जी ने कांग्रेस को वो मोड़ दे दिया, टर्न दे दिया। वो बहुत बड़ी भूल जरूर थी। अच्छा सर, एक बात आपने बड़े मजे की लिखी है कि ये जो खिलाफत मूवमेंट की सेंट्रल कमेटी थी, ये जब इनका सब फेल फाल हो गया तो इन्होंने 1923 में एक पत्र लिखकर कमाल पाशा से कहा आप ही खलीफा बन जाइए, और उस पत्र की वजह से उसने खिलाफत के ऑफिस को समाप्त कर दिया। तो ये बात तो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि अल्टीमेटली ये खिलाफत कमेटी की वजह से खिलाफत खत्म हो गई। नहीं, खिलाफत कमेटी चाहता था कि, क्योंकि खिलाफत कमेटी के लोग स्वयं अनेक अन्य मुस्लिम लीडर्स के पास गए थे, अरब वर्ल्ड के। कई ने उनका मजाक उड़ाया, कई ने उनको भगाया। अंत में कमाल पाशा के पास इस प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि आप ही अब हमारा खलीफा बन जाओ। तो वो उनको कमाल पाशा भी उनको रिजेक्ट करता है और जाके गांधी को मेरा नमस्कार बोलो, मेरा रेस्पेक्ट्स दो, ये भी कहता है। फिर उसके बाद वो निर्णय करता है कि पूरा खलीफा का इंस्टीट्यूशन ही खत्म कर देना। 1924 में उन्होंने वो निर्णय भी लिया था। सर अंत में हम आ रहे हैं बिल्कुल इंटरव्यू के। आपने किताब में लिखा है कि सरदार पटेल ने, जो नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैबिनेट प्लान के लिए कह दिया कि हम सिर्फ इसमें संविधान सभा वाले प्रावधान को मानेंगे, कि पटेल ने ये कहा कि नेहरू चाइल्ड लाइक इनोसेंस पुट्स अस इन डिफिकल्टी। तो क्या वो मिस्टेक बिल्कुल आप मानेंगे एक्सक्लूसिवली नेहरू से हुई कि जो एक बहुत संभावना कम थी लेकिन एक उम्मीद की किरण थी कि शायद पार्टीशन बच जाएगा, जो कि गांधी जी ने आपको अपनी किताब में साफ तौर से लिखा है, कैबिनेट प्लान का विरोध किया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब लोग उनके साथ नहीं है कि आप लोग अपना देख लें, जो आपका व्यू हो रैशनैलिटी तभी माने। और फिर मौलाना आजाद ने कहा कि क्या बापू को जाने दें, और वहां कोई नहीं बोला कि नहीं बापू को रोको, और लंच बाद वो प्रस्ताव पास हुआ। तो क्या अल्टीमेटली इस डिसीजन की वजह से कह सकते हैं कि नेहरू ने जल्दी कर दी और उसमें जो सलाह मशवरा होना चाहिए था उसके बिना ये अनाउंसमेंट करके मुस्लिम लीग को मौका दे दिया कि वो भी कैबिनेट प्लान से पलट जाए? इतिहास में इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हाइपोथेसिस का कोई स्थान नहीं होता है। बट एक बात मैं जरूर उस एक घटनाक्रम के आधार पर कह सकता हूं कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो 3 टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस बनाने की बात हुई थी, दैट वाज द मैक्सिमम दैट जिन्ना वाज एक्सपेक्टिंग आल्सो। इनफैक्ट 1945 में जिन्ना अपने मित्रों के सामने कन्फेस करता है कि मैं पाकिस्तान बोल रहा हूं, मुझे पता है कि पाकिस्तान नहीं मिलेगा, बट कम से कम मुस्लिम प्रोविंसेस के ऊपर मेरा प्रभाव बनेगा, मुस्लिम प्रोविंसेस के ग्रुप बनेगा। कैबिनेट मिशन प्लान वो प्रस्ताव लेकर आया था जिसमें बहुत आग्रह से वेवेल सबको मनाता है, जिन्ना पहले मानता नहीं है, तो बहुत दबाव से मनाते हैं। पर उस समय जल्दबाजी में नेहरू एक बयान दे देता है, अभी हम मान रहे हैं पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मीट करेगा दिसंबर में, उस समय हम तय करेंगे ये मान्य है कि नहीं मान्य है। फिर जिन्ना कहता है कि ये देखो इसका डबल स्टैंडर्ड्स देखो, अभी तो कह रहा है कि अब मानेंगे बट संविधान सभा में नहीं मानेंगे, फिर संविधान सभा में हिंदू की मेजॉरिटी होगी, मेरा क्या होगा, इसलिए मुझे मान्य नहीं है। अच्छा, इसको हाइपोथेटिकली देके नेहरू वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होता तो क्या होता? 3 टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस बनते, सरकार बनती, उसमें मुस्लिम लीग होती, शायद 1-2 साल वो सरकार अगर चली तो शायद विभाजन रुक जाता, क्योंकि 1948 में जिन्ना की मृत्यु ही हो गई थी। तो जिन्ना छोड़कर तो और किसी के पास इतना ताकत नहीं था कि देश का विभाजन कर सके।
और मुस्लिम लीडरशिप तो वैसे इसके खिलाफ ही था। तो ये एक बताइए, आपने एक बात बड़ी अच्छी ये लिखी है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन का आपने जिक्र किया है 24 मार्च 1940 का, और आपने कहा है कि उसमें शब्द पाकिस्तान नहीं है और उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात हो रही है। बिल्कुल लेकिन एक चीज मैंने और गौर की लॉ के विद्यार्थी की हैसियत से कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को सॉवरेन कहा जा रहा है। तो क्या कोई कन्फेडरेशन माइंड में थी जब ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन बना कि जो प्रोविंसेस होंगे वो उनको राइट ऑफ सेसेशन होगा, जैसे अमेरिका में पहले कन्फेडरेशन बनी थी? क्योंकि ये तो बड़ा कंट्रडिक्शन इन टर्म्स है, एक तो एक राज्य की बात नहीं की, इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं, और फिर जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों को संप्रभु मान रहे हैं। तो क्या 1940 में भी क्लैरिटी नहीं थी इन लोगों को, जो आपने अभी बात कही कि जिन्ना भी सोच रहे थे कि विभाजन नहीं होगा, बस जो कैबिनेट प्लान है बस ऑटोनॉमी मिल जाए? बिल्कुल 1940 के प्रस्ताव का स्वर वही था, जो मुस्लिम प्रोविंसेस है उनकी एक एटॉनमी रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव एटॉनमी पूर्ण रूप से रहे, और नो उतना हम अचीव कर सके वो पाकिस्तान के शब्द प्रयोग नहीं किया था। पाकिस्तान का शब्द इनफैक्ट पाकिस्तान का प्रस्ताव एक रहमत अली नाम का युवक 1934 में लंदन में करता है। जिन्ना के पास वो प्रस्ताव लाता है तो जिन्ना उसको जस्ट ब्रश असेड कर देता है। जिन्ना कहता है कि ये सब फालतू चीजें मत, इस प्रकार का वो डिसमिस कर देता है। बट जिन्ना के मन में जरूर था कि मुस्लिम प्रोविंसेस को अलग करना है, अलग करके उनका अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना है, उसका जो भी व्यवस्था है वो करना है। शायद उसका एक प्रधान होता होगा, एक प्रधानमंत्री होता होगा। देखिए इंडिया में भी आजादी के बाद दो प्रधानमंत्री थे कि नहीं? कश्मीर में एक प्रधानमंत्री बैठा कि नहीं बैठा? जी 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 1967 तक बैठा था भाई साहब। जी 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 के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा, ऐसा एक शायद उनके मन में था, और आगे जाकर वही देश का विभाजन का भी आधार बन गए। सही आपने कहा। सर मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि हैदराबाद में भी जब आपकी किताब का रिलीज हुई और बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था, वहां भी ये बात कही गई और अक्सर ये बात कही जाती है। आज भी हमने जो बात कही कि भाई या तो पार्टीशन हुआ तो फिर पूरा होता और फिर पॉपुलेशन ट्रांसफर होता। तो क्या आपको लगता है कि ये पॉपुलेशन ट्रांसफर ना होना गलत था, या आपको लगता है पॉपुलेशन ट्रांसफर बिल्कुल असंभव था और बहुत गलत होता अगर पॉपुलेशन ट्रांसफर होता? आपका क्या विचार है? फैजान साहब, ये एक्चुअली एक बड़ा एक सेशन का सब्जेक्ट है, मैं कहता हूं, क्योंकि इसका कारण एक है। इनफैक्ट पॉपुलेशन एक्सचेंज वाला विषय जिन्ना ने केवल एक ही बार बोला था 1945 में। बाद में उन्होंने वो बंद कर दिया, क्योंकि जिन्ना भी जानते थे कि पॉपुलेशन एक्सचेंज इतना आसान नहीं है इंडिया में। कई कारणों से नहीं है। एक तो अब तमिलनाडु में, केरला में रहने वाला मुसलमान को उठा के आप आज जो पाकिस्तान है वहां जाके कैसे प्रस्तावित करोगे? नहीं कर सकते। ये उनकी कल्चर अलग है, बिल्कुल भाषा अलग है। हाँ, तो गांधी का वही स्टैंड था। गांधी जी जब विरोध करते थे, गांधी जी कहते थे कि भाई जो जिसको आप इंडियन मुस्लिम कह रहे हो वो ऐसा कोई प्राणी नहीं है। यहाँ तमिलनाडु का तमिल मुस्लिम है, वो वेस्ट ही पहनता है, जैसा परसों मोदी जी ने वेस्ट ही पहना था, वैसे तमिलनाडु का मुस्लिम वो वेस्ट ही पहनता है, वो वहां सांबार इडली खाता है। वो वैसे भाषा भी काफी समय तक वही था। आजकल उर्दू बढ़ गया है। आजकल प्रयास से कुछ वेश भाषा सब में परिवर्तन लाने का प्रयास हो रहा है, पर वास्तव में स्थिति ये थी उस समय कि एकदम वहां का समाज में एक हिस्सा के रूप में रहते थे। उनको एक पॉलिटिकल यूनिट बनाना ये कितना सही बात है, इस पर गांधी जी का विरोध था। तो इसको उससे जोड़ना चाहिए पॉपुलेशन एक्सचेंज का। तो इसलिए पॉपुलेशन एक्सचेंज को आग्रह से करने वाला एक ही लीडर थे भारत में, वो अंबेडकर थे। अंबेडकर ने आग्रह से अपने थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि बिल्कुल ये एक्सचेंज हो जाना चाहिए था, पॉपुलेशन एक्सचेंज हो जाना चाहिए था। यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, वहां के हिंदू और सिख हिंदुस्तान आ जाना चाहिए था, ये उनका व्यू था। बट व्यावहारिकता से वो कितना संभव है इस पर ना जिन्ना को कोई विश्वास थी, ना गांधी तो मानते ही नहीं थे। गांधी तो इसके एकदम खिलाफ ही थे। भी आपने भी सर हैदराबाद में कहा कि ये होता तो फिर तो जिन्ना को सही साबित कर देते हम। हाँ बिल्कुल, उसका अर्थ यही होता ना कि हमने मान लिया ना टू नेशन थ्योरी। जी जी
सर मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि जो आज भारत में मुसलमान हैं, उनको पार्टीशन के लिए कितना जिम्मेदार माना जा सकता है? एक तो वो बात है जो लोहिया ने लिखी कि पूरे देश खड़ा नहीं हुआ, जैसा 1905 से 11 तक खड़ा था, तो उसमें तो हम सबकी भागीदारी हो गई। लेकिन अगर सिर्फ मुसलमानों को कहें तो आज के मुसलमानों को कितना उसके लिए जिम्मेदार आप मान सकते हैं? मैं वैसे तो मेरे पूरे किताब के अंदर न किसी को जिम्मेदार ना किसी को दोषी ठहराने का प्रयास नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे इतना ही कहना तो उससे लेसन्स सीखना है, पर उससे लेसन्स इस देश का मुसलमान को भी सीखना है। इस देश का मुसलमान मानता है क्या कि जिन्ना का 2 नेशन थ्योरी गलत थी? बिल्कुल अलग नहीं है, हम सब अरे सर वो इस देश का नहीं उस देश के भी मानते हैं। वो तो होता है, तो ये बात है। और जो लोग इसका ये जो हमारे बीच में दरार पैदा कर रहे थे वो कोई मुसलमान थे ही नहीं। यानी जिन्ना कहाँ का मुसलमान था? जिन्ना कभी ना इस्लामिक 1937 तक वो वेस्टर्न ड्रेस में ही रहा, अटायर भी बदला। मोहम्मद इकबाल के कहने पर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि तुमको मुसलमान तभी सपोर्ट करेगा जब तुम मुस्लिम दिखोगे, तब जाके शेरवानी पहनना शुरू किया था। तो ऐसे लोगों के पीछे जाना जो पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल मुसलमान है, और जो हिंदू के साथ हजारों वर्षों का नाता है, उसको तोड़कर हम अपने आप को अलग मानना, ये अगर आज का मुसलमान सही मानता है तो जिन्ना के फुटस्टेप पे जा रहा है आज भी। तो ये लेसन मुसलमान को भी लेना है। फिर हिंदू को भी सोचना है कि भाई हम अलग करेंगे तो जिन्ना खुश होगा अपने गृह में। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातचीत रही। अब नई किताब आप किस चीज पे लिख रहे हैं आज? वो तो सीक्रेट रहने दीजिए। अच्छा ठीक है सर, बहरहाल सर आपको फिर एक बार कष्ट देंगे जब आपकी नई किताब आएगी, उस पर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।